फिर पलायन संभवता, फिर वही इंसाफ की मांग, फिर वही न्याय की उम्मीद, फिर कुछ वक्त के लिए सन्नाटा शांति, फिर एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। ये रूटीन हो गया है। हम लोग लगातार आते हैं, डिबेट्स करते हैं, आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, थोड़े समय की शांति होती है, न्याय की उम्मीद होती है, आस होती है, प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, फिर पलायन होता है, फिर एक और कश्मीरी पंडित की हत्या, फिर सन्नाटा, फिर एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। सवाल ये कि आखिर ये जिहाद चक्र जो है ना, ये कब थमेगा घाटी में? ये जिहाद चक्र जो आतंक चक्र है कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, वो कब थमेगा? देश नहीं झुकने देंगे। आप सभी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बहुत गंभीर विषय है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा क्योंकि ये मजाक नहीं है। कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडित हिंदू की टारगेट किलिंग हुई है। नाम पूछकर मारा गया है। राहुल भट्ट नाम था उसका, राहुल भट्ट। बड़गाम में भरे दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में, डीसी ऑफिस में गोलियों से भून डाला गया। राहुल भट्ट, क्या गलती थी उसकी? सोचिए ना। उसका धर्म उसकी गलती थी संभवतः। नाम पूछकर, धर्म की पहचान करके राहुल को 3 गोलियां मारी गई। ये 2022 की कश्मीर फाइल्स है। आप सोचिए ना, जो लोग कह रहे थे कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, झूठ है, आप कोई कहेगा कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है? क्या आप भी कहेंगे कश्मीर फाइल्स झूठ है? क्या आप भी कहेंगे कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, झूठ है? क्या आप भी कहेंगे कश्मीर फाइल्स नफरत फैलाती है? कोई कहेगा? क्योंकि ये तो हकीकत है। ये तस्वीरें देखिए, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आज ये सवाल अकेला मैं नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि कश्मीर में क्या हिंदू होना गुनाह है क्या? ये तो कश्मीर 2.0 है ना। कश्मीर 2.0 में भी हिंदू होना गुनाह है क्या? क्यों कश्मीरी पंडित राहुल की हत्या के लिए इंसाफ मांग रहे लोगों पर लाठीचार्ज? ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार। हुआ ये, एक बार ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, हुआ ये कि पहले मारे जा रहे हैं और उसके बाद जब विरोध कर रहे हैं, जब सड़कों पर उतरे कश्मीरी पंडित, तो उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले। ये देखिए आप, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज की भी खबर है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। ये देखिए आप, जब कश्मीरी पंडितों को मारा, पहले वो मारे जा रहे हैं, और जब सड़कों पर उतर रहे हैं विरोध करने के लिए, तो देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है। हिंदू समुदाय की जो कश्मीरी हिंदू सड़कों पर उतरे तो उन पर सख्ती हुई, लाठीचार्ज हुआ, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर सख्ती हुई। ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। लोगों पर लाठीचार्ज के लिए आरोप भी लगे हैं। क्यों प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आप सोचिए ना। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर ये मुझे मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर बड़ी खबर है। राहुल भट्ट की हत्या और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी ना होने से नाराज 350 कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में 350 सरकारी कर्मचारी जो हैं, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को 350 इस्तीफे सौंपे हैं। मामला आगे बढ़ रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। ये सभी कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारी हैं। जो घाटी में चल रहा है प्रोग्राम, कश्मीरी पंडितों के लिए जो रिलीफ प्रोग्राम है, उसमें जो लगे हुए हैं, उन सबने सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। और देखिए परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल ये कि कश्मीरी पंडित किसके भरोसे कश्मीर वापस लौटेंगे? भाई सवाल तो है ना, भाई हिंदू मारे जाएंगे, पंडित कैसे वापस जाएंगे? यहां तो बसाने की बात हो रही थी, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की बात हो रही थी। कश्मीर पंडित आखिर कब तक नाम पूछ कर मारे जाएंगे? कश्मीर फाइल्स बनती है तो कहते हैं झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है। ड्रामा कहा था कुछ लोगों ने, झूठ कहा था। ये 2022 की कश्मीर फाइल्स आखिर कब तक? और एक और बड़ी खबर है, भारतीय सेना ने राहुल भट्ट के हत्यारों को 24 घंटे में ही जन्नुम पहुंचा दिया। बदला पूरा। राहुल भट्ट के हत्यारे आतंकी मारे गए हैं। बड़ी खबर, 24 घंटे में दोनों आतंकवादी मार गिराए गए हैं। 2 आतंकवादी ढेर। बताया जा रहा है कि यही 2 थे जिन्होंने राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। और बदला पूरा, राहुल भट्ट के हत्यारे आतंकी मारे गए हैं, बदला ले लिया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों आतंकवादी मार गिराए गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। 2 बड़ी खबरें इस वक्त हमको मिली हैं। 350 सरकारी कर्मचारियों का इस्तीफा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेना रौद्र रूप में राहुल भट्ट के हत्यारे मार गिराए गए हैं। दोनों आतंकवादी मार गिराए गए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। बांदीपुरा में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। रात के 8 बज रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे में इस वक्त की बड़ी खबर। अच्छा, अशोक पंडित आपको नजर आ रहे हैं, फिल्मकार हैं, कश्मीरी पंडित हैं। अशोक भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। चरण सिंह सापरा जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही तौसीफ शाह पीडीपी के नेता, अहमद अयाज जी मेरे साथ हैं, और जीवीएल नरसिम्हा राव। लेकिन पहले
अशोक पंडित जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मेरी मतलब यह तो रोज प्रोग्राम हम लोग करते हैं, एक कश्मीरी पंडित की हत्या होती है, हम लोग डिबेट करते हैं, आवाज उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, सन्नाटा होता है, प्रदर्शन होता है, थोड़ा पलायन होगा, न्याय की आस होगी, फिर शांति, फिर एक और। ये तो एक मतलब एक रूटीन बन गया। अजय पंडिता, माखन बिंद्रू, सुपिंदर कौर, दीपक चंद, सतीश सिंह, राहुल भट्ट, ये चक्र कभी थम पाएगा? अशोक पंडित। अमन जी, आज हमारे लिए अमन जी, आज हमारे लिए काला दिन है, काला दिवस है हमारे लिए। आज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे मंजर देखना पड़ेगा कि कश्मीरी हिंदुओं पर टीयर गैस शेल फायर किए जाएंगे, यस, वाटर कैनन दागे जाएंगे, सिर्फ गोलियां बाकी रह गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये वही कश्मीरी पंडित है जिसकी वजह से कश्मीर हिंदुस्तान का भाग आज तक है। हम कश्मीर में, हिंदुस्तान में बिलीव करने वाले लोग कश्मीर में अपनी जानें दी। हम लोगों ने क्या किया? हमने गोलियां चलाई, हमने पत्थर फेंके, हमने मस्जिदें तोड़ी, हमने 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 कत्ल किया, हमने स्कूल जलाए। हमने किया क्या कि आपने हम पर टीयर गैस फायर शेल किए, औरतों को मारा, उनकी टांगे तोड़ी, हाथ तोड़े। हम यही डिजर्व करते हैं? हमारे लिए ये नर्क काला दिन था। जी अमन, मेरे पास शब्द नहीं है इसको रिएक्ट करने के लिए। फोन पे फोन आज एक मातम छाया हुआ है कश्मीरी पंडितों के समाज में कि ये हमारे साथ हुआ कैसे और हुआ क्या, और हमने किया क्या? हमने चीखा चिल्लाया सड़कों पे आके कि भैया हमारा एक बच्चा आज मारा गया। इसके पहले भी पिछले 32 साल से हमारी हत्याएं रोड पे हुई जा रही हैं। राहुल भट्ट की हत्या उसी तरह से हुई है जिस तरीके से लक्ष्य कौल की हुई। राहुल भट्ट की इसी तरह हत्या हुई जिस तरीके से प्रेमनाथ भट्ट की हुई। राहुल भट्ट की हत्या उसी तरह से हुई जिस तरह से सतीश तुक्की की 90 में हुई। हत्याओं का फॉर्मेट वही का वही है। आपने अगर 5,000 कश्मीरी पंडितों को प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में वहां पर नौकरियों के लिए बुलाया है, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? आपने क्या प्लान किया? इनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? छोड़ दिया इनको अपने हाथ पे और दुनिया को बताने के लिए कि 5,000 कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आए। आपने दागा कैसे फायर शेल? आपने दागा कैसे? मैं यह पूछना चाह रहा हूं आज की सरकार से, आज के सिस्टम से, और मैं आज डिमांड करता हूं सारे कश्मीरी पंडित, 5,000 कश्मीरी पंडित जो वहां पर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर होना चाहिए देश के विभिन्न भाग में और जम्मू में। हम सिटिंग डक्स नहीं है। हम ये डिजर्व नहीं करते। आपने क्या प्लान किया हमको प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? और हम ये डिजर्व करते हैं? आपने मुझे समझ में ही नहीं आ रहा अमन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम तो सड़कों पे आके ये पूछ रहे थे, और ये आज की बात नहीं है, ये मांगे कश्मीरी पंडितों की। और आपको पता है अमन जी, आज तक कोई भी सीनियर ब्यूरोक्रेट, कोई सीनियर आदमी, कोई सीनियर पॉलिटिशियन ये 5,000 लोगों के पास नहीं गए पूछने के लिए कि भाई साहब आपको कुछ जरूरत तो नहीं है, आप कंफर्टेबल हो क्या? तो जो कांग्रेस ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो पीडीपी ने एक टेररिज्म को पनपाया, वहां पर बड़ा किया, एक माहौल टेररिज्म का पनपाया, आज हम पर गोलियां चल रही हैं, आज हम पर टीयर गैस शेल चल रहा है। ये तो लानत है अमन जी। ये तो इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। हम आज अनाथ हो गए अमन जी, हम अनाथ हो गए। आज हमारा कोई माई बाप नहीं है, हमारा इस्तेमाल हो रहा है, हमारे आंसू बेचे जा रहे हैं, हमारे दुख को बेचा जा रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। अरे क्या फिल्मों की बात कर रहे हैं आप? फिल्में क्या करेंगी जब अंदर ही आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को किस तरह से वापस बसाना है, तो आप बातें क्यों करते हैं? जीवीएल, मेरे ख्याल से सवाल आपसे है। जीवीएल राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। एक तो कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं तो पीटे जा रहे हैं। किसी कश्मीरी हिंदू ने हथियार उठाया, पत्थर उठाए? हमेशा कहा जाता है कि आतंक को जस्टिफाई करने के लिए इन पर अत्याचार हुआ, इसलिए बेचारे आतंकी जो हथियार उठा लेते हैं। कश्मीरी हिंदू हर दिन मारे जा रहे हैं, इन्होंने ना हथियार उठाया, ना पत्थर उठाया, कुछ नहीं उठाया, फिर भी इनको पीटा जा रहा है, इन पर आंसू गैस, इन पर हम ये क्या 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 कर रहे थे ये लोग? जीवीएल, क्या जस्टिफिकेशन है इसका आपके पास? देखिए, जो घटना लगातार हो रहे हैं,
लगातार नहीं हो रहे, तो कुछ ही महीनों में जितने घटनाएं हुए उसके लिए केंद्र सरकार और वहां की प्रशासन पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार आतंकवाद को वहां खत्म करने की पिछले सप्ताह 5 दिन नहीं हुए, 2 खूंखार आतंकवाद को, एलईटी के आतंकवाद को मारा गया। आज ये घटना हुआ, 24 घंटे के अंदर 3 आतंकियों को मारा गया। हमको केंद्र सरकार के और वहां के प्रशासन के सामने क्या चुनौती है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बट लेकिन जो यदि किसी प्रकार का फोर्स, अननेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जरूर उस पर उसका इंक्वायरी होगा, जरूर इस पर केंद्र सरकार के द्वारा और संबंधित फोर्सेस के द्वारा इंक्वायरी होगा। बट लेकिन हमें एक ऐसे घटना होने पर पूरी स्ट्रेटेजी को और पूरी सरकार की पहल को नकारना और ये कहना बिल्कुल ये गलत था, ये करना ही नहीं था। मैं आज देख रहा हूं तो कश्मीरी पंडितों के पक्ष में कितने क्या क्या पार्टियां आज आकर के उनके साथ बयान दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका जो समर्थन है ये केवल सरकार के खिलाफ विरोध के लिए नहीं, कश्मीर पंडित के प्रति उनके मन में जरूर कुछ प्रेम जगा है। पीडीपी का जब बयान देखिए, पीडीपी इनके पक्ष में आज बयान दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती, और नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, और हैदराबाद से ओवैसी भी उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं क्या इन सबके दिल में कोई परिवर्तन आया है क्या? इनमें से किसी ने उन आतंकियों को, जीवीएल वो बयान के अलावा क्या कर सकते हैं? उसकी निंदा की? वो बयान ही देंगे ना, करना तो आपको है ना, वो तो बयान ही दे करेंगे, सकते हैं, हम तो करना कर तो रहे हैं। आपको है। मेरा एक सवाल है जीवीएल, एक सवाल है, उसके बाद चरण सिंह सापरा आपके पास आऊंगा। नया कश्मीर, पुराना जयाद, कश्मीर 2.0, कश्मीर पहले वाला कश्मीर था 370, उसमें हिंदू होना पाप था, हम सब जानते थे आए दिन। कश्मीर 2.0 में भी हिंदू होना पाप है, तो फिर ये तो फिर क्या है? क्या बदला अभी गिरजालाल टिक्कू से लेकर राहुल भट्ट तक? क्या बदला फिर? इनके लिए कहां जगह है? करौली से लेकर या कश्मीर तक कहां जगह है इनके लिए? और जब सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं जीवीएल, तो इन पर लाठियां चलती हैं जीवीएल जी, इन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। आप अशोक पंडित को आपने सुना, इन्होंने क्या राहुल भट्ट मारा गया, उसके समर्थन में, उसके विरोध में सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन था वो, कोई आतंकी थोड़ी ना थे, ना हथियार उठाए ना पत्थर उठाए जीवीएल, वो तो गलत हुआ। लेकिन देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि अनवारंटेड फोर्स, नहीं, मैं किसी को जो टेंशंस और टेम्पर्स बहुत हाई चल रहे हैं, मैं उसके कदर करता हूं। जो हत्या हुई भज्जी का, तो उसके लिए उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और ये सरकार की जरूर जिम्मेदारी है। बट लेकिन ये कितनी मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका भी सबको संज्ञान में लेना पड़ेगा। क्या सरकार हार मानकर ऐसे इनको वहां भेजने का कार्यक्रम को बंद कर दे? 5,000 लोगों को वहां वापस भेजना घाटी में, क्या ये छोटी पहल है? क्या ये देश के हित में और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है? मैं मानता हूं सरकार का दायित्व है ऐसा घटना ना घटे, लेकिन जब ऐसा घटना घटी है और उसमें राजनीति करने के लेकिन हिंदू मारे जाएंगे, पंडित कैसे वापस जाएंगे, ऐसे कैसे पलायन होगा? आप अच्छी पहल है भाई, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हर कोई चाहता है, कांग्रेस भी मांग कर रही है, आप भी मांग कर रहे हैं, मैं भी मांग कर रहा हूं, अशोक पंडित जी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मारे जाएंगे, पंडित कैसे वापस जाएंगे? वो मतलब मरने थोड़ी ना वापस जाएंगे। आए दिन ये तो मैं लिस्ट लेकर, मैं रिसर्च टीम को कहा, वो बता रहे हैं कि लगातार 2019 अब तक 19 कश्मीरी पंडितों की हत्या, मार्च 2022 में 8 लोगों की टारगेट किलिंग, मार्च 2022 में 8 लोगों की टारगेट किलिंग, मार्च 2021 से अब तक 28 नागरिकों की हत्या। तो ऐसे कैसे? बोलिए आप अशोक पंडित, उसके बाद चरण सिंह सापरा मैं आपके पास आ रहा हूं। बोल लीजिए अशोक पंडित, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। अमन जी, मैं आदरणीय जीवीएल जी से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि 5,000 लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वापस भेजना कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो। लेकिन जीवीएल जी, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 5,000 लोगों को जो आपने प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो जॉब है, यह मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे ये क्रिएट किया गया था ताकि हम लोग सिटिंग डक्स की तरह वहां पर जाएं और हमारी हत्याएं हों, हमारी मौतें हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, देखिए, इन बाकी पॉलिटिकल पार्टी से तो हमको वैसी उम्मीद नहीं है कोई
क्योंकि हमारा निर्वासन भी हुआ और हमारा एक्सोडस भी हुआ, हमारा जेनोसाइड भी हुआ, वो उन सारे पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें दो राय नहीं कोई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं बीजेपी से, आपकी सरकार से, आपके लोगों से कम हम पर रहम करिए। आप जो 5000 लोगों को ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, कोई प्लान बनाया कि 5000 लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा? क्या कोई सीनियर लीडर कभी गया उनको देखने के लिए? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं उनके टच में हूं। आज तक कोई भी सीनियर लीडर बीजेपी का हो या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट, he has not gone to them, गया नहीं उनके पास पूछने के लिए, मन देखने के लिए कि आप कुछ कैसे हालातों में, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी रेंट भर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अरे जीवीएल जी, हमें कश्मीर की बात तो छोड़िए, आप जम्मू में जट्टी कैंप में जाके कश्मीरी पंडितों की हालत देखिए। मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, उनके घर कब गिरेंगे, कब टूटेंगे, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई लिविंग कंडीशन। मैं अब आप एक बार एक कमेंट चरण सिंह सापरा का, मुझे आगे बढ़ना होगा। जीवीएल जी, ये हकीकत है, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। चरण सिंह सापरा जी, अब तो मेरे ख्याल से कोई कश्मीर फाइल्स को झूठ या प्रोपेगेंडा नहीं कहेगा। देखिए अमन जी, मैं सर्वप्रथम तो जो राहुल भट्ट की और कांस्टेबल रियाज अहमद की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं और उनके परिवारजनों से पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में भी इसी तरह से लगातार हत्याएं हुई थी। मेरे ख्याल से जी 7 दिनों में 5 हत्याएं हुई थी, जिसमें कश्मीरी पंडित भी थे, एक सिख महिला भी थी, एक प्रवासी बिहार के भी थे, प्रवासी मजदूर। उस समय इस तरह की खबरें आई थी कि एक हफ्ते में 10,000 लोगों ने, कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से वो पलायन किया है, इस तरह की खबरें आई थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे गए थे कि कश्मीरी पंडितों की आप किस तरह से वहां पर रक्षा करोगे। कोई उत्तर आज तक नहीं आया है। आज मेरे 6 सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, जो वो कृपया करके सुने और उसका उत्तर दे। कब तक कश्मीरी पंडित इसी तरह से खौफ में जिएंगे? कब तक उनकी टारगेट किलिंग इस तरह से चलती रहेगी? आतंक की ये कश्मीर फाइल कब तक चलेगी? और फिर ये कश्मीरी पंडित पे जो अत्याचार हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खौफ और उसका इकबाल खत्म हो गया है? जब कश्मीरी पंडित वहां पर प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां, टीयर गैस, ये क्यों थोपे जा रहे हैं? और उनको ऐसी नौबत क्यों आई कि 350 कश्मीरी पंडितों को मास रेजिग्नेशन देने का टाइम आ गया है? अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आतंकियों का तोपचारा क्यों बना रहे हैं? क्या भारत का जो गृह मंत्री है अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री, क्या उनकी ये जवाबदेही नहीं बनती है? क्या उन्होंने उत्तर नहीं देना चाहिए? क्या ये एक डेफिनेट प्लान नहीं बनना चाहिए कि कश्मीरी पंडित जो वहां पर हैं उनकी सुरक्षा सरकार किस तरह से करेगी? इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। इस वजह से कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, या जो भारतवासी जो भारत के साथ रहना चाहता है, जिस तरह से कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या हुई है, ऐसे अनेक और भी पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है। ये जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उनकी हत्याएं होती हैं। उनकी सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा मौजूदा सरकार ने देनी चाहिए और वहां पर प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। क्या हमारी तमाम सारी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई हैं? इसके ऊपर सरकार कब जवाब देगी? ठीक, लेकिन चापरा जी एक सवाल मेरा अभी आपसे है, आप जीवीएल जी जवाब दे दीजिएगा। सारे सवाल मैंने भी पूछे सरकार से, बनते भी हैं, जिम्मेदारी सरकार की है भाई। लेकिन इसमें इस्लामिक जिहादी जो आतंकवादी हैं उसके खिलाफ भी मेरे ख्याल से अब हमको खुलकर बोलना चाहिए। होता यह है कि जब इस तरह से कश्मीरी हिंदू मारे जाते हैं तो वो आक्रोश, वो गुस्सा नहीं होता, वो सरकार से सारे सवाल है। सही बात है, सरकार से सवाल है, लेकिन जो इस्लामिक जिहादी जो आतंकवादी हैं, सापरा जी, मेरे ख्याल से आपने 2 मिनट बोला, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला आपने, सापरा जी। नहीं तो मैं देखिए, एक मिनट पहले सापरा जी बोल रहे, उसके बाद पहले सापरा जी बोल रहे हैं, अशोक, और ये कांग्रेस पार्टी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए, बिल्कुल, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आतंक का समर्थन नहीं किया, आतंक का विरोध किया, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमारे 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद के चलते शहीद हुए हैं। श्री राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री पंजाब आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए। विद्याचरण शुक्ला और तमाम सारे हमारे छत्तीसगढ़ के नेता
वो भी आतंकवाद से, नक्सलवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं देती है। ये सरकार जब आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहेगी ईमानदारी से, नीति इनकी ठीक होगी और नियत ठीक होगी, कांग्रेस पार्टी इस सरकार का भी समर्थन करेगी आतंकवाद के खिलाफ। हम चाहते हैं जी कि ये पाकिस्तान की दखल अंदाजी बंद हो। ठीक, बोलिए आप जीवीएल। आप एक मिनट, अशोक पंडित सरकार से सवाल है, मेरे ख्याल से जीवीएल जवाब देते तो बेहतर रहेगा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा अशोक पंडित। पहले आप जीवीएल आप बोल लीजिए। मेरे साथ तौसीफ शाह पीडीपी से जुड़ गए हैं और अहमद अयाज जी भी हैं, लेकिन जीवीएल पहले आप। नहीं, अमन जी, सबसे पहले मैं अशोक पंडित जी को और जितने भी हमारे कश्मीर पंडित भाई बहन हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, जो घटना घटी है, जो राहुल भट्ट की हत्या, मैं किसी भी समुदाय के व्यक्ति को और किसी भी नागरिक को ये दिल दहलाने वाली है। उसके लिए मैं अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और ऐसे घटनाएं ना हो उसके लिए हर प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए। मैं ये भी इसका भी डिमांड करता हूं, कामना करता हूं, ऐसा करेगी सरकार, मैं इसका विश्वास जताता हूं। पर लेकिन मैं अशोक पंडित जी को एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज आप देखिए, एक साजिश मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, आपको भी स्पष्ट रूप से नजर आएगी। जिस प्रकार भारत विरोधी ताकतें, सारे जो ताकतें हैं, कश्मीर पंडितों को वहां से पूरी तरह वहां से नरसंहार करके उनके समर्थन करने वाले सारे ताकत आज राहुल भट्ट की हत्या और उनकी प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश समझिए। तो सरकार से आप जो डिमांड कर रहे हैं, मैं इसको बहुत क्या साजिश है, अगर आप समझा दे जीवीएल, क्या साजिश है? क्या बिल्कुल साजिश? स्पष्ट रूप से पीडीपी, कांग्रेस, एनसी, एमआईएम, ये सारे एक ही भाषा में बोल रहे हैं। उनका प्रेम जग गया है कश्मीरी पंडितों के प्रति। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनको मारा गया आर्म फोर्सेस के तहत, आज ने जो उनके एक्शन के तहत जो टेररिस्ट को मारा गया, उसकी निंदा करिए। सारे जो आतंकी संगठनों को, आप पीडीपी वाले और एनसी वाले यहाँ जो बैठे हैं और कांग्रेस वाले, सारे आतंकियों को, लश्कर-ए-तैयबा को, इन सारे एजेंसियों को और बुरहान वानी जैसे आतंकियों को, उनकी निंदा करिए इस प्रोग्राम में। और केवल अपने सुविधा के अनुसार आज कश्मीरी पंडित के एक भाई की हत्या हुई, उसकी प्रोटेस्ट को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप उपयोग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ और उनका समर्थन आप नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं बताइएगा। कल से आप उनसे मिलकर किस प्रकार उनका सहयोग करेंगे? जी, मैं इनका उत्तर दे दूं? जी, एक मिनट साफरा जी, आप चलिए, आप साफरा जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं अशोक पंडित आ रहा हूं, अहमद अयाज जी भी हैं और तौसीफ शाह भी नजर आ रहे हैं। आ रहा हूं, साफरा जी आप जवाब दीजिए। जीवीएल ने जिस तरह से बातें की, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ये वही व्यक्ति है जिन्होंने नरेंद्र मोदी की हाजिरी में शपथ विधि हो रही थी, तब इन्होंने पाकिस्तान का अलगावाद का धन्यवाद किया था। महबूबा मुफ्ती, जिसको आपने अपने साथ मुख्यमंत्री रखा, ये वही है जो अफजल गुरु को देशभक्त कहती थी। आपकी सत्ता के समय जम्मू कश्मीर के अंदर जब पीडीपी की सरकार थी, 10,000 पत्थरबाजों के केस आपने वापस लिए और मेजर आदित्य कुमार पर एफआईआर किया। आपने अलगावादियों के साथ में, हमने किस ये कारण जो आतंकवादी है उनके साथ में एक तरफा युद्ध विराम किया। आपने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम पठानकोट में दिया। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था। आपका गठबंधन आतंकी संस्थाओं के साथ बौखलाइए मत जीवीएल बौखलाइए मत। आप तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, सारे आतंकी संगठनों के साथ भी है। बौखलाइए मत, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अमन जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, कैसे चलेगी? बोलिए। तो मैं वही कह रहा था, मैं कोई गलत नहीं कह रहा था। इस देश के अंदर पहली बार इतिहास हुआ कि एक तरफा युद्ध विराम किसके बीच में हुआ? भारत की मिलिट्री के बीच में और पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच में। यह भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आसिया अंद्राबी की फोटो पोस्टर गर्ल वहां पर छपी थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के पोस्टर पर उसकी फोटो आ गई थी। तो ये तमाम सारे काम जो है वो आपके कार्यकाल में हुए हैं। आपको तो ये भी भूल गया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को एमएलए की टिकट दी थी सोफियान से, क्या नाम था, तारिक मीर शायद उनका नाम था, जिनके लिंक आतंकवादियों से थे, जो खुद उनके ऊपर केसेस थे, उनको आपने एमएलए की टिकट दी थी। ठीक, साफरा जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले एक कमेंट तौसीफ शाह का और अहमद अयाज का बताएंगे तो 4 उंगली अब पहले तौसीफ शाह बोलेंगे पीडीपी से। तौसीफ शाह जी, होता ही है जब सेना कार्रवाई करती है तो सेना पर सवाल उठा दिए जाते हैं ना, फिर कि बच्चे को मार दिया, बच्चा आतंकी, ये सब। तौसीफ भाई,
तौसीफ शाह पीडीपी से, बोलिए सर। जी, सबसे पहले तो हम ये बड़ी दिल की गहराई से इसे हर सूरत कंडम करते हैं। चाहे कश्मीरी पंडित, चाहे कश्मीरी मुस्लिम, जो भी मरता है, नुकसान जम्मू कश्मीर का ही हो रहा है, नुकसान हमारे बच्चों का हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी डिबेट में बड़ी चुपचाप सुन रहा था, ये बात बिल्कुल किसी ने क्लियर नहीं की कि ये जो जितनी भी किलिंग हुई है, जो ये हमारे राहुल पंडित साहब की किलिंग हुई है, ये तहसील ऑफिस के अंदर हुई है, ये डीसी ऑफिस के अंदर हुई है। बिल्कुल। जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर जितना पैसा खर्च रही है सेंट्रल गवर्नमेंट अभी वहां, वेयर द सिक्योरिटी फोर्सेस? वो सामान के साथ बंदा डीसी ऑफिस के अंदर पहुंच रहा है। सो आप मुझे बताइए, हु इज देन सिक्योर इन श्रीनगर? जब डीसी ऑफिस के अंदर ये हालत हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि बाहर सड़कों पर क्या हाल होने वाला है? सिक्योरिटी फोर्सेस कहां थे? उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारी तरफ से, ये मैं गवर्नमेंट को ये सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि अभी प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वहां पर, जो भी जितने भी ये पंडित भाई हमारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उन पर टेयर गैस शेलिंग हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ है उनके ऊपर, तो ये अब स्टेट पुलिस की एक आदत बन गई है कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो, यही पिछले 20 साल से हम बोल रहे हैं कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कोई होता है, अगर बिजली के लिए प्रोटेस्ट होता है, अगर पानी के लिए प्रोटेस्ट होता है, दे आर मेट विद लाठीज एंड सिंपली टेयर गैसेस। अहमद अयाज, वो आज मुझे आप ब्रेक लोगों पर ने जाना है। देखा है। अहमद अयाज, एक कमेंट आपका, मुझे ब्रेक पर जाना है। अहमद अयाज, ये आतंक का चक्र, जिहाद चक्र कभी थमेगा? सर ब्रेक पर जाना है, मैं उससे पहले एक कमेंट उनका ले लेता हूं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा, अगर आप अलाउ करें मेरे को, तौसीफ जी। लेकिन पहले अहमद अयाज। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? क्या सवाल है? अहमद अयाज, ये आतंक का जो जिहाद का जो चक्र है, आपको लगता है ये आतंकियों की बौखलाहट है कि केंद्र की योजनाएं वहां लागू हो रही हैं? ये जो शख्स है राहुल भट्ट, ये भी उसी सरकारी कार्यालय में, डीसी ऑफिस में सरकारी जॉब थी इनकी, ये केंद्र की योजनाएं वहां पर पहुंच रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, उसी की बौखलाहट है और इसी वजह से ये सारी चीजें? दो चीजें मुझे नजर आ रही है। एक या तो जो पीपल जिनको देखने की बात है, डील करने की बात है, या तो वो ग्राउंड सिचुएशन से बेखबर है, उनको ये मालूम नहीं कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, या तो उसके साथ वो उसके साथ सियासत खेल रहे हैं। लेकिन जहां मेरा मानना है वो सियासत ही खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता है कि जिसको ये मालूम नहीं कि कश्मीर के सिचुएशन कश्मीर में क्या है। जहां तक राहुल पंडित का ताल्लुक है, ये राहुल पंडित का ही अकेला मसला नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन का सवाल है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। द सिचुएशन टोटली, सारी जो कश्मीर की सिचुएशन है वो ऐसी ही है। अब ये बदकिस्मती है कि कोई इसमें राहुल पंडित जैसा आदमी बीच में फंस जाता है, नहीं तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो कश्मीर में ऐसी ही कोई सेफ महसूस नहीं कर सकता है। आज इलाज क्या है इलाज तो इनको भाई, इलाज तो सेना ही करेगी ना, जो किया है शायद 24 घंटे में 2 को मार दिया, बदला पूरा, यही इलाज है इनका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अहमद भाई आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर देंगे। आप देख रहे हैं नया कश्मीर पुराना जिहाद, कश्मीर 2.0 में भी हिंदू होना पाप है क्या? राहुल भट्ट की हत्या निर्मम तरीके से तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर सरकारी कर्मचारी हत्या कर दी गई। हालांकि 24 घंटे में बदला ले लिया गया, दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। नंबर 1 और नंबर 2 ब्रेकिंग न्यूज यह है कि 350 सरकारी कर्मचारियों ने एलजी मनोज सिन्हा को इस्तीफे की पेशकश कर दी है, इस्तीफा दे दिया। अशोक पंडित अब आप बोल लीजिए, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए अशोक पंडित। अमन जी, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो यह कि ये हमें मानकर एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर राहुल भट्ट और इसके पहले भी जितने भी मारे गए वो इसीलिए मारे गए हैं कि वो कश्मीरी हिंदू हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो जितने भी ये जो सेक्युलर लोग कारण देते हैं, बताते हैं, उसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम जब भी मारे गए, हम इसलिए मारे गए क्योंकि हम कश्मीरी हिंदू हैं। दूसरी बात, मैं मेरे मित्र सप्रा साहब से पूछना चाहता हूं, इनकी काफी इज्जत करता हूं मैं, कि सप्रा साहब आपने कहा कि कांग्रेस ने कभी आतंकवादियों का साथ नहीं दिया, आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं किया। तो मैं आपसे पूछा था, आपने वो तस्वीर देखी होगी सप्रा साहब, जिसमें मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक के साथ हाथ मिला के उनके साथ काफी लंच भी किए, काफी मिले भी हैं, जुले भी हैं। तो यासीन मलिक आपके हिसाब से कौन था? अब तो यासीन मलिक ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि मैंने मारे हैं लोग, मैंने कत्ल किए हैं, मैंने रेप किए, मैंने मर्डर किए हुए हैं। तो अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो आपका बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है, वो अगर यासीन मलिक के साथ बैठकर
उसके साथ बातें कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है। उसने आज तक कभी किसी कश्मीरी पंडित डेलीगेशन को नहीं बुलाया, मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं बुलाया। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। तो कम से कम आपको अपनी पूरी लिस्ट में, आपकी पूरी फहरिस्त में जो आपने सुनाई, और मैं बहुत सारी बातों पे एग्री भी करता हूं, आपको कम से कम यह भी एक्सेप्ट करना चाहिए सप्रा साहब कि मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी गलती थी कि उसे यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर्स के रेसिडेंस, उसके ऑफिस में बुलाया। यासीन मलिक वो गद्दार है, वो टेररिस्ट है जिसने हमारे कत्ल किया, हमारे रेप किया, हमारे मर्डर किए और एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा, और उसकी वजह से वो एक रीजन है कि हमारा पलायन हुआ और हमारा जेनोसाइड हुआ। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए सापरा जी। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो आवभगत हुई थी यासीन मलिक की। देखिए, मैं इनको ये भी बता दूं कि कई सालों से ये देश देखता आया है कि हर प्रधानमंत्री ने, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2004 में भी अलगाववादियों को मान्यता देने का काम किया था। ये एक मेरे पास भी है यहाँ पर फोटोग्राफ जिसमें सारे अलगाववादी हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ में मीरवाइज है और सभी लोग हैं। अशोक पंडित सभी को जानते हैं और देश की जनता भी इनको सबको जानती है। आपको ये भी याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी हाल ही में जिन लोगों से मीटिंग की थी उनमें से भी कई लोग, एक मिनट उनमें से भी खंडन करता हूं। अरे ऐसी सारी मुलाकातों तो खंडन करिए। मेरी आवाज, आप मेरी आवाज गलत है, मेरी आवाज मत दबाइए, मेरी आवाज मत दबाइए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, आप तो मेरे दोस्त हैं। तो ऐसे तमाम सारे प्रधानमंत्रियों ने, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी साहब ने, कई बार अलगाववादी नेताओं से मीटिंग की है। किस लिए की है ये सब आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से मात्र एक फोटो दर्शा करके, एक उदाहरण देकर के बोल देना उस समय की क्या परिस्थितियां रही होंगी, उसके ऊपर अभी हम जाएंगे तो वो विशेष रूप से एक अलग से डिबेट बन जाएगी। तो हम सब, मूल अर्थ ये है कि हम सब चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर शांति हो, ये पाकिस्तान की दखल अंदाजी बंद हो और ये आतंकवाद बंद होना चाहिए, आतंकवादियों को मारना चाहिए। ये बीजेपी ने ऐसा किया वो गलत था। सापरा जी, बीजेपी ने ऐसा किया वो गलत था। एक मिनट मैं आ रहा हूं। जीवीएल आप जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने अगर ऐसा किया जैसा किया तो गलत था आपकी नजर में? गलत था? मैंने एक बात कही, आपने वो सुनी नहीं बात, आपने समझी नहीं वो बात। मैंने कहा कि देश के हर प्रधानमंत्री ने समय समय पर उन कश्मीरी नेताओं से बात की है जो अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरे को अगर आप गलत बता दें, आज तक किसी अलगाववादी ऐसे यासीन मलिक जैसे को दिल्ली बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर आवभगत हुई है, अगर मुझे गलत साबित कर दे, नहीं हुई है, मैं गलत हूं तो बता दीजिए नहीं हुई है। मुझे आप ये खातरी दे देंगे कि कल से किसी कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं होगी? नहीं, बात वो नहीं है। नहीं, आपने मेरे को, आपने कहा कि सबने बुलाया। आप सीनियर होंगे सापरा जी, आप राजनीति में बहुत, आप सीजन पॉलिटिशियन है, मुझे बता दीजिए आज तक किसी अलगाववादी ऐसे नेता को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर अगर आवभगत हुई है? अगर मेरी याददाश्त कमजोर है मुझे सही कीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बताइए अगर ऐसा हुआ है तो। मेरी बात पूरी होने दीजिए। चलिए आप बोलिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। आप ये भी देखिए, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बस चलाई थी ना, फिर क्या हुआ? तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हुए हैं। आप वो इनिशिएटिव में जाएंगे, अलग से डिबेट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सापरा जी, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अमन जी, अच्छा, आप तीसरी बार मुझे टोक रहे, कंप्लीट कर आप तीसरी बार मुझे टोक रहे, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि आप ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल भट्ट को मारने वाले आतंकवादियों से बदला ले लिया। अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन क्या कल किसी और राहुल भट्ट की हत्या नहीं होगी, इसकी खातरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह देते हैं क्या? कल किसी और की कश्मीर में हत्या नहीं होगी क्या? ये जो मास रेजिग्नेशन दिए गए हैं, ये मास रेजिग्नेशन वापस लिए जाएंगे क्या? अरे आप कहां हैं? पहले की बातें छोड़ दीजिए। आज कश्मीर को किस तरह से सुधारना है, आज पाकिस्तान को किस तरह से सुधारना है, आज आतंकवाद से किस तरह से लड़ना है, ये आपकी जवाबदारी है। इस पर डिबेट होनी चाहिए। मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जीवीएल के पास यही सवाल कर रहा था। मैंने आपको नहीं टोका, मैं आपसे सवाल ले सकता हूं अगर आपकी इजाजत है। पार्टी को वोट मिली है, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे। पार्टी को वोट मिली है सत्ता में रहने के लिए, और उसकी सत्ता में अगर हत्याएं हो रही है तो उस पार्टी को सवाल पूछने चाहिए। अशोक पंडित जी, आप बीजेपी को कवर फायर देना बंद करिए।
आतंकवादी को बात करने का कोई हक ही नहीं है, बीजेपी क्योंकि को सवाल कश्मीर में पूछिए। क्योंकि आज कश्मीर मौजूदा में सत्ता अगर बीजेपी की है, आतंकवाद पनपा कांग्रेस है, की सत्ता नहीं अगर है, कश्मीर में कांग्रेस आतंकवाद सत्ता में पैदा नहीं हुआ है, कश्मीर में अगर आतंकवाद ज्यादा बड़ा है कांग्रेस तो उसमें सत्ता में कांग्रेस का नहीं है। सबसे बड़ा हाथ है। आज सत्ता PDP के जो है साथ, भारतीय नेशनल जनता कांग्रेस पार्टी के के साथ, पास है। अरे भारतीय 40 साल जनता किसने पार्टी पैदा के किया? तलवे चाटने 40 से साल, आपको फायदा 45 नहीं साल होगा। भारतीय कांग्रेस जनता ने- पार्टी के तलवे कांग्रेस- चाटने अरे से अरे आपका अरे नुकसान सप्रा होगा। साहब, अरे भारतीय सप्रा जनता साहब, पार्टी के अरे चीयर सप्रा लीडर साहब, बनने आप आ से गए अपनी- आपका आप आ नुकसान गए अपनी होगा। जुबान पे, आप ये आप अपना आ गए नुकसान अपनी मत करा के हैसियत पे। लीजिए। एक यासीन आप मलिक अपना की नुकसान मत तस्वीर कराइए। मैंने आपको दिखा दी, मौजूदा आप सत्ता चकरा गए, जिसके आ तहत गए आप अपनी राहुल जगह भट्ट पे, की हत्या आ हुई, गए आप अपनी जिसके औकात पे, तहत आ गए हर आप अपनी दूसरे आदतों तीसरे पे, दिन किसी आ कश्मीरी गए पंडित अपनी को आदत मारा पे। जाता है। अरे उस सप्रा सत्ता साहब, को जवाब कांग्रेस पूछना के है, किसी उस भी सत्ता को सवाल प्रवक्ता पूछना की है, उस जुबान सत्ता से सवाल पूछना कश्मीर आपका में काम है आतंकवादियों कि के मेरे बारे भाई में कश्मीरी बात पंडित करने क्यों का मर रहे हैं, कोई मेरे अधिकार भाई नहीं कश्मीरी है, पंडितों की क्योंकि हत्या क्यों हो कश्मीर रही है, में किस तरह आतंकवाद से ये सरकार कांग्रेस ने कश्मीरी पैदा किया पंडितों की हत्या को कश्मीर रोकेगी, में ये सवाल आतंकवाद आपने पूछने कांग्रेस ने चाहिए। पनपाया है। आप बीजेपी को कश्मीर कवर फायर में देना बंद हमारे करिए। निर्वाचन में बीजेपी के कांग्रेस का cheerleader बहुत बनना बड़ा बंद हाथ करिए। है। ये आपको हमारे फायदा नहीं जेनोसाइड होगा। में ये कांग्रेस आप का बहुत बड़ा बीजेपी को हाथ कवर है। फायर दे करके हमारे एथनिक आतंकवादियों क्लिनिजिंग के में मंसूबे कांग्रेस का मजबूत बहुत कर रहे बड़ा हैं। हाथ आप है। आतंकवादियों को कांग्रेस मजबूत कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल है अगर हमारे आप जेनोसाइड सरकार के। से सवाल कांग्रेस नहीं पूछेंगे रिस्पॉन्सिबल है तो हमारे रेप आतंकवादी के। मजबूत होंगे। कांग्रेस आज अशोक रिस्पॉन्सिबल पंडित है हमारे आतंकवाद अटैक को के। मजबूत करने जा रहा है। कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल अगर है हमारे सरकार को जेनोसाइड कवर के। फायर देगा कांग्रेस तो आतंकवाद रिस्पॉन्सिबल है मजबूत होगा। हमारे एथनिक अगर क्लिनिजिंग के सरकार लिए। का cheerleader कांग्रेस बनेगा रिस्पॉन्सिबल तो है आतंकवाद हमारे मजबूत जेनोसाइड होगा। के लिए। आप सप्रा साहब, आतंकवाद को आपके मजबूत मुंह मत से करिए। ये आपके मुंह आतंकवाद से आपके हमारे आतंकवाद के भाइयों बारे पर में छा रहा है। ये बोलना आतंकवाद शोभा से नहीं भारत देता, का नुकसान हो बिकॉज रहा यू आर है। रिस्पॉन्सिबल। इस आतंकवाद से आप कश्मीरियों रिस्पॉन्सिबल का है, नुकसान हो रहा आप है। रिस्पॉन्सिबल इस है आतंकवाद से मेरे भारत का जेनोसाइड के नुकसान लिए। हो रहा है। आप रिस्पॉन्सिबल है आप मेरी बीजेपी को एथनिक कवर क्लिनिजिंग के फायर लिए। दे करके आप आतंकवाद की रिस्पॉन्सिबल सहायता है मत करिए। मेरे अटैक के लिए। बीजेपी को आप कवर रिस्पॉन्सिबल फायर है दे करके मेरे आतंकवाद रेप की के लिए। सहायता कर रहे आप हैं। रिस्पॉन्सिबल ये है करते मंदिर रहिए। को तोड़ने अगर में। आपकी इच्छा आप है रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी हमारे के घरों तलवे को बर्बाद चाटना करने तो वो में। करिए, आप लेकिन रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद मुझे पे अपने से भी देश में लड़िए। रिफ्यूजी बीजेपी बनाने को में। सवाल आप पूछिए कि रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद से मेरे कब को घर लड़ेंगे। से निकालने में। बीजेपी को पूछिए कि आपकी कब पार्टी है, आतंकवाद का गला आप दबाया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल है। बीजेपी आपके को बगैर पूछिए कोई कि रिस्पॉन्सिबल नहीं क्यों है। आपने नेशनल 10,000 कॉन्फ्रेंस के पत्थरबाजों साथ के केस मिलकर वापस लिए थे। पीडीपी के साथ बीजेपी को मिलकर पूछिए कि आपने एक तरफा युद्ध कांग्रेस विराम के क्यों नाम किया मिलकर था आपने आपने ये वहां तमाम पर सारे आतंकवाद सवाल को जब पैदा तक किया। मौजूदा सत्ताधारी आपने पार्टी को आतंकवाद नहीं को पूछेंगे पाया, तब तक आपने आतंकवाद आतंकवाद को मजबूत पाला, रहेगा। आपने सत्ताधारी भारत को पार्टी को पोसा। सवाल नहीं आप ही पूछेंगे रिस्पॉन्सिबल तो है। आतंकवाद आप मजबूत होगा। रिस्पॉन्सिबल है। सत्ताधारी राजीव पार्टी को गांधी सवाल नहीं रिस्पॉन्सिबल पूछेंगे है। तो सोनिया गांधी सत्ताधारी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। चौकन्नी नहीं आप होगी। रिस्पॉन्सिबल है। मैं जीवल आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल से अभी भी साफरा जी शायद जवाब नहीं मिल पाया। मैं एक मिनट ऑडियो बंदे से नहीं, रुक जाइए, रुकिए, आ रहा हूँ अशोक पंडित। जीवीएल, मैं जीवीएल के पास जा रहा हूँ, लेकिन साफरा जी एक मिनट, मैंने आपको नहीं टोका, बीच में लगातार आप बोले। अगर अब आप मेरा सवाल ले पाए, एक मिनट साफरा जी, एक मिनट, पहले एक बार साफरा जी, उसके बाद जीवीएल। साफरा जी एक मिनट, चलिए नहीं आप बोल लीजिए, मुझे मौका नहीं दे रहे। चलिए जीवीएल आप बोल लीजिए, बोलिए जीवीएल, जीवीएल बोलिए, जीवीएल, जीवीएल। मैं उम्मीद कर रहा था कि एक पत्रकार के नाते आपके पास जानकारी होगी कौन से अलगाववादियों के साथ मोदी जी का मुलाकात हुआ, बताइए। ये इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, आप में से कोई इसको खंडन नहीं कर रहे हैं। कौन से किसके साथ हुआ है? उनको उनका दुकान बंद करने का काम मोदी जी ने किया, उनके खिलाफ एनआईए का कार्रवाई करने का काम मोदी सरकार ने, बताइए साफरा जी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका ने जवाब उनके खिलाफ दीजिए ना। एक्शन दिया है। तो अलगाववादियों का अरे दुकान इसका बंद करने जवाब का काम दीजिए मोदी जी ने भाई। किया है। कमाल आपने की उनके बात कर साथ रहे समझौता ये किया भारतीय है, जनता पार्टी के आपने उनके प्रधानमंत्री साथ नहीं थे। खातिरदारी किया है, अटल बिहारी आपने उनको वाजपेयी मेहमान भारतीय बनकर जनता बुलाया पार्टी के है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे जी, क्या? मोदी सरकार कमाल किसी करते से हैं। ये अरे झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। अपनी जगह झूठ बोलने की लिमिट होती है। आपने सारी लिमिट पार कर दी है। चलिए साफरा जी एक बार बोलने देते हैं उनको, बोलने देते हैं उनको, वो आपके बीच में नहीं बोले। बोलिए बोलिए जीवीएल, आप कंप्लीट करिए, बीच में बोले नहीं। ना, इस पर भी तो उत्तर दे। ये कौन है साथ में? ये शुभचिंतक कौन है? ये शुभचिंतक कौन? ये शुभचिंतक कौन है? शुभचिंतक कौन है? बताइए ना। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, बीजेपी के नेता नहीं थे क्या? किसका का
झूठ तो मैं बोलते आपसे हैं। सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी भारत की झूठ झूठी बोल रहे पार्टी। शर्मानी अरे चाहिए ऐसा कश्मीरी पार्टी, पंडितों के शर्मानी चाहिए आसरे ऐसे झूठ पर आप बोलने अपनी पे। राजनीति करना बंद करिए। आप झूठ बोलने पर आप नफरत माफी की मांगिए खेती पहले। से नफरत आप की माफी खेती से मांगिए। राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं आप। कौन से
फिर अन्य हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, अलगाववादियों को अपनी जगह दिखाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उनके दुकान बंद करने का काम किया है। आप उनको मेहमान बनाकर आप उनको करोड़ों रुपए उन पे लुटाते थे। शर्म आनी चाहिए आपको। देश के पैसे से, जनता के पैसे आप उन पर खर्च कर रहे थे। अमन ये जी, मैं आपकी बीच में नहीं असली बोलता हूं, मुझे असलियत उत्तर है। देना दीजिए। उनको जी। सुरक्षा देने का काम आप कर रहे थे। सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया लुटाने का काम आप कर रहे थे। मोदी सरकार ने ये सब बंद किया है। तो आपका तुलना हमसे नहीं हो सकती है। आप आतंकवादी, अलगाववादियों के समर्थन करना, मेहरबानी करना आपका काम है, हमारा नहीं है। तौसीफ शाह, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ सापरा जी, अमन आपको जी, टाइम दूंगा और भी अमन जी, पैनलिस्ट मैं उत्तर देना आऊंगा। चाहता हूं। सापरा जी, अमन जी, आपको इनसे पूरा टाइम दूंगा, आपको जवाब का मौका दूंगा। बहुत देर से वेट कर रहे हैं बाकी पैनलिस्ट। तौसीफ शाह जी, आपको लगता है कि जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि खून की नदियां बहेंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, 90 का दौर वापस आ जाएगा, वो सारी स्टेटमेंट भी रिस्पॉन्सिबल हैं तमाम किलिंग्स के लिए जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से दी गई थी? तौसीफ शाह, देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सुबह महबूबा मुफ्ती जी को हाउस अरेस्ट किया गया बिकॉज शी वांटेड टू गो टू द बडगाम, वो बडगाम जाना चाह रही थी। वहां पर उधर आप भी जानते हैं कि वहां कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं जा रहे थे, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे किस लिए लीडर्स जा रही थी वो? वहां किस लिए जा रही? पॉलिटिक्स करने नहीं जा रही तो किस लिए जा रही थी? लीडर्स को वहां कंडोलेंस देने के लिए भी जा सकते हैं नहीं, सर। भाई कंडोलेंस, आतंकी को आतंकी बोल दे, कंडोलेंस से इतना ही बहुत है। नहीं, तो आप लोग तो बुरहान वानी को अच्छा, आतंकी नहीं मांगते हैं। आप लोग किस चीज का कंडोलेंस? आप लोग तो कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, 90 का दौर वापस आ जाएगा, सलाउद्दीन का दौर वापस। आप लोग तो धमकी देने वाले हैं। आप लोग नहीं देंगे, आप बोलेंगे घर से बैठ के बात कीजिए। वही जी, नहीं, आप मुझे बताइए कि यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि वो घर से बैठ के बात करे, वहां ना जाए। वही नहीं, क्योंकि भाई आतंकियों का समर्थन करने वाले आप लोग तो बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानते। जब आतंकियों पर सेना कार्रवाई करती है तो आप सेना को दोष देते हैं। आप कहते हैं कि भटके हुए युवा आतंकवादी जो हैं, ये आप बोलिए इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा। आप ये नहीं बोलेंगे, मेरे को पता है। ये जम्मू कश्मीर का आप बोलिए इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, राहुल भट्ट को इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, बोलेंगे आप? डोंट डाइवर्ट इट। नहीं, क्यों डाइवर्ट? अब बताइए, आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप? नो, डोंट डाइवर्ट इट। क्यों डाइवर्ट? क्या बोलिए ना, इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, जिहाद ने मारा। लिसन टू मी, जस्ट लेट मी स्पीक। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ये परमिशन भी नहीं है कि हमारे लीडर वहां कंडोलेंस देने जाना चाहते हैं और उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है टू शो द वर्ल्ड कि भाई ये कश्मीरी मुसलमान ही इनके पीछे इनका पलायन करवा रहे हैं शायद। तो कश्मीरी मुसलमान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कोई पार्टी वहां जाना चाहती है, उसको वहां जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। कि ये बिल्कुल सुबह से मैंने किसी मीडिया चैनल पर नहीं देखा। महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट किसने मारा है? राहुल भट्ट को किसने मारा? चलिए बताइए, किसने मारा राहुल भट्ट को? राहुल भट्ट को किसने मारा? सर, ये मुझसे मत सवाल पूछिए। आई एम नॉट फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस। क्यों? प्लीज स्पीक टू द पीपल जो वहां पर गार्ड पर खड़े हैं। नहीं, राहुल भट्ट को किसने मारा? आतंकवादियों ने मारा, इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, जिहाद ने मारा, पाकिस्तान के पिट्ठुओं ने मारा। ये कहने में आपको हिचकिचाहट क्यों होती है? कोई वोट बैंक थोड़ी ना खतरे में आ जाएगा। आप राहुल भट्ट के साथ है, आतंकियों के साथ है, आपको बोलने में क्या हिचकिचाहट है? बोलिए ना, ये आतंकवादियों ने मारा, पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकवादियों ने मारा, ये बुरहान गैंग ने मारा। वहां बंदूक वहां कैसे बंदूक अंदर प्रोवाइड करवा दी गई? किसने मारा? अरे तौसीफ भाई, किसने मारा? तौसीफ शाह, आतंकवादियों ने मारा। आतंकवादियों के खिलाफ आप बोलते क्यों नहीं है? आप राहुल भट्ट के साथ हैं, आतंकियों के खिलाफ आप बोलते नहीं है। बुरहान वानी को आप आतंकवादी नहीं मानने को तैयार नहीं है, मकबूल भट्ट को आतंकवादी आप लोग कहने को तैयार नहीं होते। सेना आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो आप सेना पर सवाल उठाते हैं और फिर पॉलिटिक्स करने के लिए राहुल भट्ट के घर जाते हैं। अभी मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए कि जिस डीसी ऑफिस में सिगरेट और लाइटर तक बाहर निकलवाते हैं, वहां बंदूक कैसे प्रोवाइड करवा दी गई अंदर? Whose handiwork is this? You are not speaking on that. आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। वही तो पूछ रहा हूं, कैसे हुआ? कैसे तहसीलदार ऑफिस में घुसकर मार दिया? किसने मार दिया? आतंकवादियों ने मार दिया। उनके खिलाफ 40 मिनट 45 मिनट हो गए, एक शब्द तो बोल दीजिए उनके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं, जो किसी बेगुनाह को मारेगा वो ऑब्वियसली आतंकवादी जो नहीं, आतंकवादियों ने मारा है। जो क्या होता है? आतंकवादियों ने मारा है भाई, चाहे जो आतंकवादियों ने मारा। तो आसिफ शाह, ये कवर फायर क्यों देते हैं आप आतंकवादियों को? मेरी जो
जो यहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया में किसी ने भी मारा है, जो भी अरे आतंकवादियों ने मारा है, राहुल भट्ट को आतंकवादियों ने मारा, अजय पंडिता को मारा, माखनलाल बिंद्रू को मारा, सुपेंद्र कौर को मारा, दीपक चंद को मारा, पासवान को मारा, आतंकवादियों ने मारा। ये कवर फायर क्यों देना भाई? है बेशक आतंकवादियों ने मारा है, बेशक, और तो रेस्ट ऑफ इंडिया में जितनी लिंचिंग हो रही है वो भी आतंकवादियों ने ही की है लिंचिंग। तो कौन सी लिंचिंग हो रही है? कहाँ लिंचिंग हो रही है? कहाँ कौन सी लिंचिंग हो रही है? कहाँ हो रही है? बताइए, नाम बताइए, कौन सी लिंचिंग? कहाँ लिंचिंग? मैं तो हिंदुओं की लिंचिंग गिना दूंगा 10, तो उनका भी धर्म बताएंगे आप? मैं बताता हूँ आपको, दुलाल कुमार त्रिलोचन, मैं नाम बताऊं आपको, बंगाल की लिंचिंग, केरल की लिंचिंग। अगर धर्म ढूंढने बैठेंगे तो मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा। अभी आप गिनाइए मेरे को, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा हिंदुओं के भी जो लिंचिंग हुई है। तो फिर लिंचिंग का धर्म पता लगेगा। ये हिंदुओं को धर्म पूछकर मारे, यहाँ पता नहीं लगा धर्म, लेकिन लिंचिंग का धर्म पता लग गया आपको। बताइए कि हाँ, जो लिंचिंग हुई है चाहे मुसलमानों को, अभी हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से शादी करने पर पीट कर नागार्जुन को मार दिया गया, तब कौन सा आतंक का धर्म होता है? आप लिंचिंग का धर्म बता रहे हैं, आतंक का धर्म नहीं पता लग रहा आपको। मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट सर, आ रहा हूं। चीजों का कोई धर्म नहीं है, दोनों चीजों का बिल्कुल कोई धर्म नहीं है। किसका? अहमद अहमद भाई, आपको भी लगता है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं कि खून की नदियां बहेंगी या कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से भड़काने का काम? फिर नदियां बह रही हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार से सवाल बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं, मैंने भी पूछे, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट भी प्रोवोकेटिव होती हैं। अहमद अयाज, सही बात है कि एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी को या जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। अब चूंकि मैं उसका तर्जुमान नहीं हूँ पॉलिटिकल उस पीडीपी का या महबूब मुफ्ती का, वो इससे ज्यादा बेहतर वो जवाब दे सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जिम्मेदारी से बात करना इन हालात में, जब हालात वैसे ही खराब है, ये सही बात है। लेकिन अभी जो बीजेपी वाले कांग्रेस को बता रहे थे, कांग्रेस वाले बीजेपी को बता रहे थे, मेरे नजदीक ये सारी ऊपर से नीचे तक जो सियासत है वो सियासत ही सारे जड़ की बीमारी है। सारा मसला जो है वो सियासत का ही है। जहां बीजेपी वाला ये कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट फलानी के साथ बना के आपने ये कर दिया, तो वहाँ बीजेपी ने भी उसी पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई, जबकि कोई मजबूरी भी नहीं थी। मजबूरी उनकी यही थी कि भाई हमने गवर्नमेंट बनानी है, नहीं तो अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट था तो कोई जरूरत भी नहीं थी। जब आप एक साइड से मुफ्ती महबूबा को मिलिटेंट संपत्ति बता रही हो और दूसरी साइड से उन्हीं के साथ गवर्नमेंट बनाना, देखो ये टोटल कंफ्यूजन है। मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से तो ये सारा सियासत का ही खेल है, और इस वक्त भी सियासत का खेल है। नहीं तो मुझे बताओ 32 साल से बता रहा हूँ, 32 साल से कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा कोई पार्टी नहीं कि जो इसको हल निकाल सकती थी। अभी क्यों 32 साल से ये चलता आ रहा है? जब तक आप डिजीज को प्रॉपरली डायग्नोज नहीं करोगे, इलाज नहीं करोगे, तब तक बीमारी का जो ये तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। ये तो अगर नहीं होगा तो वो लोग मरेंगे। ये तो राहुल भट्ट को सियासत ने नहीं मारा, आतंकियों ने मारा है। ये थोड़ी ना कि हमारा इंटरनल मैटर है, जब तक नहीं सुलझेगा वो मरेंगे तो जस्टिफिकेशन हो गया ना। यही तो आतंकी कह रहे हैं कि इसको सुलझाओ, नहीं तो मारते रहेंगे। अमन, हमारा इंटरनल मैटर कौन सा है? आप तो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान से आतंकवाद आ गया, जैसे कश्मीर, जैसे दिल्ली है, जैसे मुंबई है, वैसे ही कश्मीर है। हमारा इंटरनल मैटर है भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए इंटरनल मैटर कहाँ से? आप तो ये भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से आतंकवाद आ गया, जो हम भी मानते हैं, लेकिन आया कहाँ से? वो हवाई तो नहीं आया, वो तो कहीं से आया, कोई ना कोई चेक करने के लिए था। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये सारा जो जिम्मेदारियां हैं हुकूमतों के ही बनती है। एक आम आदमी इसमें पिसा जा रहा है, एक इनोसेंट राहुल भट्ट जैसा मारा जाता है, रोड पर लोग मारे जाते हैं, बिहारी मारे जाते हैं, यूपी वाले मारे जाते हैं, कश्मीरी यहाँ लोग मारे जाते हैं। ये सियासत का सारा खेल है। क्या आपको नहीं लग रहा कि कोई किसी के पास दिमाग नहीं है? आपको नहीं लग रहा? इलाज तो सेना ही नहीं करेगी ना, इलाज तो सेना ही करेगी ना इनका। अमर, मुझे ये बताओ, आपको नहीं लग रहा कि सियासत में जो लोग हुकूमत में हैं उनके पास ये दिमाग नहीं है कि इसका हल कैसे किया जाए, कैसे अमन बहाल किया जाए और कैसे यहाँ की डेवलपमेंट हो? क्या किसी के पास ऐसा हल नहीं है? कोई हल नहीं निकाल सकता? अगर वो सिंसियर है इसको हल निकालने में, क्या कोई ये नहीं चाहेगा कि कश्मीर पंडित यहाँ बस जाए? कोई किसी के पास हल नहीं है इसका? क्यों लोग मारे जा रहे हैं?
नहीं तो हल तो सेना ने 24 घंटे में 2 को मार दिया ना, यही तो हल है। ये जितने बंदूक उठाएंगे सीधा जहन्नुम जाएंगे, यही तो है ना। आप मान लो ये सियासी खेल है, ये कश्मीर को ये सेंटर बना के एक बैटल ग्राउंड बना के अपना सियासत चला रहे हैं। नहीं तो मुझे बताओ, अगर ये तो फिर आतंकियों को क्लीन चिट देना होगा कि सियासत ने राहुल को मारा, आतंकियों ने नहीं मारा। ये तो मुझे बताओ 370 हटा के ये बोला गया था कि यहाँ अमन हो जाएगा, करप्शन दूर हो जाएगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। मुझे बताओ कौन सा मिलिटेंसी दूर हो गई? यही तो बौखलाहट है ना आतंकियों की। कश्मीर में हालात नॉर्मल हो रहे हैं, इसलिए तो ये केंद्रीय योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है कश्मीरी भाइयों को। यही तो बौखलाहट है। ये तो उनका नैरेटिव है आतंकवादियों का कि देखो 370 के बाद कुछ नहीं, अभी भी मर रहे हैं। आप मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी बनते, आप भी बाज़ औक़ात गैर जिम्मेदाराना बात करते हो कि बौखलाहट हुई तो हालात नहीं है ना। आतंकियों की बौखलाहट ही तो है। जितने हथियार उठाएंगे सीधा ऊपर जाएंगे, सारे जानू। ये सेना करेगी ना इनका इलाज। कोई एक अब इनकी आरती थोड़ी ना उतारेंगे सर, मार दिए ना 24 घंटे में, बदला ले लिया ना जीवीएल। अरे कोई कोई एक जगह बताना यहाँ हालात ठीक होंगे, अमन कायम हो गया। कहाँ पर? अभी तो पहले दूर दराज इलाकों में मिलिटेंसी सेना ही लाएगी ना अमन, सेना ही लाएगी ना अमन। घाटी में सेना ही लाएगी, सुरक्षा बल ही अमन लाएंगे ना, तभी तो शांति आएगी ना। वो सेना पर भरोसा रखिए ना, सेना पर भरोसा रखिए ना। 370 से पहले आए दिन आतंकी हमला होता था। 370 के बाद कौन सा आतंकी हमला? क्या? एक मिनट, जीवीएल उसके बाद मैं साफरा जी आपके पास आऊंगा। जीवीएल अमन जी कश्मीर अहमद भाई एक मिनट। जीवीएल कश्मीर में पॉलिसीज, आपकी पॉलिसीज का फेलियर है, ये सवाल है उनका। नहीं, इसका विपरीत है। हमारे विचार, हमारे पॉलिसीज का, हमारा कश्मीर पॉलिसी का समर्थन में और उसके सफलता के कारण जो बौखलाहट है, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद और यहाँ की कुछ राजनीतिक ताकतें, ये सारे मिलाकर ये इस इशू को, इस पंडित जी की हत्या, भट्ट की हत्या पर इनके कोई संवेदना नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, सभी से, क्या ये लाखों लोग जो बेघर हुए हैं, जो बाहर, कश्मीर पंडित बाहर चले गए, उन सबको वापस लाने में क्या आप सहयोग करेंगे? क्या आप उनके साथ है? उस पॉलिसी के समर्थन में है? इसके लिए सरकार हजारों करोड़ खर्च करे, उसका क्या आप समर्थन करेंगे? और केवल अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज उनका समर्थन करने का नाटक करेंगे? आप बताइए ना। ठीक है, हम केंद्र सरकार के इस पॉलिसी को हम समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं सारे कश्मीरी पंडित वो पूरी तरह वापस आ जाए, उनको पूरा संपत्ति लौटाया जाए, उनको नौकरियां देकर के हम सब अमन मारे जा रहे हैं, वहां कैसे वापस जाएंगे? हिंदू मारे जाएंगे, पंडित कैसे वहां जाएंगे, कैसे वापस जाएंगे? लिस्ट देखिए इतनी लंबी है, पलायन हो रहा है। 350 सरकारी कर्मचारियों इस्तीफा दे दिया। मैं साफरा जी का कमेंट मुझे वाइंड अप करना होगा, लेकिन साफरा जी का कंक्लूडिंग कमेंट बोल लीजिए आप सर, बोल लीजिए, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए अमन जी, भारतीय जनता पार्टी का ना, मैं इनको आंकड़ों के साथ उत्तर देना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। अगर आपने कहा मोदी जी ने अलगाववादियों से बात किया है, एक मिनट चुप रहो, एक मिनट मुंह बंद रखो। इनका फेडर डाउन करिए, फेडर डाउन करिए, सम्मान से बोलिए उसके लिए माफी मांगी। ये गलत है, ये घबराहट में ऐसे बोल रहे हैं। बातचीत देखिए यूपीए के समय 5911 ट्रांजिट एकोमोडेशन दिए, सरकार ने कितना दिया? 1025 ट्रांजिट एकोमोडेशन। हमारे कार्यकाल में जो नौकरियां मिली है, आपने झूठे आरोप के लिए पहले माफी मांगी है साफरा जी। आपने कहा मोदी जी ने अलगाववादियों के साथ बातचीत किया है, बताइए ना। स्वागत के एक बात किशोर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।